खास पेशकश हमारी रोज बरोज कुछ नए मुद्दों को नए तलाशने की कोशिश होती है। और कल कुछ बड़ी खबर आ गई थी, इसकी वजह से हम आपसे पाठशाला नहीं दिखा पाए थे। परसों हमने एक टॉपिक लिया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और बहुत जबरदस्त मैसेज हमारे पास आया कि आप इनको समझे कैसे, चार्ट पे ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे पता लगे सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। इसीलिए हमने आज आपके लिए कुछ चार्ट्स लाए हैं। आज के अध्यापक डिम्पी कालरा ही होंगे जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझाया था, और डिम्पी कुछ चार्ट्स लेकर के आपके सामने मौजूद है। डिम्पी, काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं आखिर में ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये दिखते कैसे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमने उस दिन ये तो बता दिया था कि बहुमत जहां पर खरीदे या मेजोरिटी जहां पर खरीदने लगती है उसे सपोर्ट कहते हैं, और जहां पर बाजार की जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी शेयरों की, वो बिकवाली करने लगती है जिन स्तरों के आसपास, वो एक रुकावट, एक रेजिस्टेंस उसे कहा जाता है तकनीकी भाषा में। लेकिन जरा चार्ट पे बताइए ये चीजें क्या होती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट के जरिए यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बेसिकली हम सिर्फ एक इंडिकेटर के एग्जांपल से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश होगी हमारी। इसमें n नंबर ऑफ इंडिकेटर होते हैं टेक्निकल में, और जैसे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर का एक टिक है, और इसमें जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ ये इतने सारे इंडिकेटर्स हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे बाजार में जो एक किसी काउंटर पे चार्ट बना सकते हैं और उसमें अलग अलग रिकमेंडेशंस आप ले सकते हैं। फिलहाल हमने जो ये यहाँ पे इंट्राडे चार्ट, माफ कीजिए आवरली चार्ट हमने रखा है, ये डीएलएफ का है। डीएलएफ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें सपोर्ट दिखेगी और कहां से हमें रेजिस्टेंस देखना है। हमने इसको डेली में कन्वर्ट किया है। देखिए ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं ये 50 डीएमए की है, और माफ कीजिए 20 डीएमए की, और ये जो हमने रेड लाइन लगाई है यहाँ पे ये आता है आपका 50 डीएमए, डेली मूविंग एवरेज। डीएमए की फुल फॉर्म है डेली मूविंग एवरेज, यानी कि एवरेज बेसिस पर उसकी मूवमेंट कैसे रही है ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट होता हुआ दिखेगा। मतलब 20 दिनों में औसत मूल्य क्या रहा, ये कह सकते हैं? हाँ, और करीब इस तरह से आप कह सकते हैं कि औसत मूल्य कैसे रहा, उसको एक तरीका एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। अब आती है बात इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसमें हमें यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट मिल रही है और कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि बहुमत जहां पर होता है, जहाँ पे बिकवाली आ जाए तो वहां पे आप समझिए कि उसका एक रेजिस्टेंस जोन आता है। हमने डीएलएफ को इसलिए चुना है क्योंकि बार बार इस लेवल पे आपको बताते रहे। अब आती है बात, एक पहला इंडिकेटर जहाँ पे देखिए, एक ये स्तर आपको देखिए और एक ये स्तर आके देखिए, ऑलमोस्ट 180 का एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है। ये मैं देख रहा हूं अगस्त से लेके, और आज मेरे पास आ चुका है अप्रैल। डेट मीन 4 और 4 8 महीने हो गए हैं। इस 8 महीने की रेंज के अंदर हमने 170 टू 180 की रेंज को काफी अच्छी तरह से होल्ड किया है। डेट मीन्स अगर कोई डीएलएफ होल्ड कर रहा है तो उसका पहला पॉइंट तो यही इसको मिल जाएगा कि 180 उसके लिए एक एक्सट्रीम सपोर्ट रेंज है जिसको जल्दी जल्दी ये सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि अगर 8 महीने से इस काउंटर उसने होल्ड किया है तो डेट मीन्स इसकी वर्थवाइल है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसमें कई हमने मल्टीपल ट्रिगर्स आते हुए देखे, चाहे इंटरेस्ट रेट के हो, चाहे वो एफडीआई के मामले पर या किसी भी मामले पर हो। तो एक सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए पूरा एक कोर्स होता है, मैं फिर से आपको डिस्क्लोज कर दें, ये आप एक तरह की पढ़ाई है जिसको आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक आम आदमी को समझने के लिए ये एक तरीका है। जैसे हमने 180 का एक सपोर्ट पहले आइडेंटिफाई किया। सेकंड हमने आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे दिया कि हमने जो लाइंस के क्रॉसओवर जब ब्रेक हुए या क्रॉसओवर ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं प्राइजेस के साथ साथ, तो उससे हमने काफी हद तक ये आइडेंटिफाई किया है कि यहां से हो सकता है काउंटर कुछ हद तक चले या फिर इस काउंटर में टूट आ सकती है। ये डेली चार्ट है, इसको अगर आप और कंफर्म करना चाहें तो इसको आप वीकली में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको ऊपर नीचे लेके आना चाहे इसको आवरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप आए, एक बार हमें यहाँ से क्रॉस मिला और प्राइजेस यहाँ से ऊपर की तरफ गए तो ऑलमोस्ट ये 230 का लेवल था जो कि इस काउंटर को 260 तक लेके आया। लेकिन जैसे जैसे सेलिंग प्रेशर में क्रॉसओवर इस लाइन के नीचे प्राइजेस आए, हमने एक डाउनफॉल आते हुए देखा। इसमें हमने एक चीज और आइडेंटिफाई नहीं की है, वो है ट्रेंड लाइन। हम ट्रेंड लाइन बनाने की भी कोशिश करेंगे, और इसमें ट्रेंड लाइन में आपके सामने मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन बनाई किस तरह से जाती है। ये हमने इसकी ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन रखा है फिलहाल अभी, ये आप देख पा रहे हैं जी। चलिए लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है डिम्पी के साथ। इसको दोबारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जहां पर कई ऐसे स्तर बन जाते हैं, इतिहास को देखते हुए तकनीकी नजरिया लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कई बार इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता है। इस बारे में हमने परसों बात की थी। इसलिए हम तकनीकी नजरिए से कई बार बाजार को पढ़ने की और समझने की और भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, जिन स्तरों पर ज्यादातर लोगों को, विशेषज्ञों को ये लगता है कि नहीं ये काफी अच्छी जगह है, यहाँ पे इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वहां पे वो एक सपोर्ट बना लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ, बहुत सारे बाजार के बड़े जानकार या बाजार के बड़े प्लेयर इन स्तरों पे लगता है कि नहीं ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है, यहाँ पर रुकावट आनी चाहिए, वो अपना प्रॉफिट सब लोग वहां पे बुक करने लगते हैं या ज्यादातर लोग बुक करने लगते हैं, तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है। डिम्पी के पास हम
थोड़ी देर में हम चलते हैं डिम्पी के पास। लेकिन सिंह साहब, आज की पाठशाला पे कोई टिप्पणी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे शायद? देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट ये ऑसिलेटर, इंडिकेटर, इनकी सपोर्ट देखने के चक्कर में कभी जाना नहीं चाहिए। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ट्रेंड किससे सबसे आसानी से पता चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? वो ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन भी एनालाइज करना सबसे आसान होता है, बट इसमें कई सारी गलतियां लोग करते हैं। यूजुअली अगर कोई सपोर्ट मान लीजिए 2 बार टेस्ट हुई या 3 बार टेस्ट हुई या 6 बार टेस्ट हुई, तो लोगों को लगता है अगर ये सपोर्ट 6 बार टेस्ट हो गई तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। 2, 3, मैक्सिमम 4 बार तक वो सपोर्ट इफेक्टिव होती है। उसके जितनी बार टेस्ट हो रही है उसमें वीकनेस बढ़ती जाती है और उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऑसिलेटर इंडिकेटर जितना अवॉइड करके आप टेक्निकल एनालिसिस में चलेंगे, पैसे बनाने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। वॉल स्ट्रीट की बहुत फेमस सेइंग है, यू वुड हार्डली फाइंड अ रिच टेक्निकल एनालिस्ट। उसका रीजन ही सिर्फ ये है कि आप ऑसिलेटर इंडिकेटर में अटके रहते हो। एक ऑसिलेटर आपको सेल सिग्नल देता है, दूसरा बाय दे देता है, आप पोजीशन लेके बैठे हो, आप कंफ्यूज हो गए, आप तीसरा ऑसिलेटर लगा देते हो। तो जो मेन चीज है चार्ट पे, प्राइस और वॉल्यूम, उसको भूल के ऑसिलेटर्स में आप उलझ जाते हो। चूंकि डिम्पी संपर्क टूट गया और इस शो में हमारा प्रयास रहता है कि इतनी आसान भाषा हम कर सके। आपने एक शब्द बोला ऑसिलेटर इंडिकेटर, जरा इसके बारे में बताइए क्या? देखिए, बहुत सारे ऑसिलेटर्स, इंडिकेटर्स, कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे लोगों ने इस तरह की चीजें बनाई हैं कि अगर आप अपने साइकोलॉजी को किनारे कर दो और ये ऑसिलेटर इंडिकेटर यूज करो तो मैकेनिकल ट्रेडिंग आप कर सकते हो। ये ऑसिलेटर कई सारे, जैसे RSI है, MACD है, विलियम परसेंटेज आर है, और इसी तरह के कम से कम 150-200 ऑसिलेटर इंडिकेटर हैं। सबका अपना अपना वो है। काफी पैटर्न इस तरह से दिखाते हैं कि अगर 70 से ऊपर उनकी रेटिंग पहुंच जाए, स्टॉक का प्राइस कुछ भी है, तो वो ओवरबॉट में माने जाते हैं, और 70 के बाद जब वो नीचे का सिग्नल ऑसिलेटर देता है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। सिमिलरली अगर कोई वो 30 तक नीचे जाने के बाद जब वो ऊपर जाता है तो बाय में आ जाता है। बट ये ऑसिलेटर इंडिकेटर बिल्कुल बेकार यूजुअली रहते हैं। स्टॉक महीनों तक ओवरबॉट रह सकता है और 5 गुना हो सकता है ओवरबॉट सिचुएशन में ही, जबकि ऑसिलेटर इंडिकेटर आपको बार बार ऊपर नीचे करके दिखाते रहेंगे। आप अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, ट्रेंड लाइन लगाना अगर सीख जाए तो आधा एनालिसिस या उसका मेजॉरिटी में पैसे बनाना उसको आ जाएगा, बजाय ऑसिलेटर इंडिकेटर्स पर फोकस करने के। चलिए, अपने जो दर्शक हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि आज की पाठशाला पे जो भी टिप्पणी हो आपकी, हालांकि पाठशाला में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, इस वजह से कंप्लीट तो नहीं हो पाई, लेकिन जो भी टिप्पणी हो, क्योंकि सिंह साहब ने उस पाठशाला को पूरा किया, जो भी टिप्पणी हो आज की पाठशाला पे जरूर लिखें। हमें अपना मोबाइल उठाए, मैसेज टाइप करें मिड कैप पाठशाला, अगर आपको लंबा शब्द लग रहा है तो मिड कैप के बाद P लिखें और आज की पाठशाला पे अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। और आप जिस विषय को समझना चाहते हैं, कोई भी